आज जिस बैंक रॉबरी की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, उसके पीछे ना तो किसी चोर का हाथ था और ना ही किसी क्रिमिनल गैंग का, बल्कि इस पूरी चोरी को पुलिस ऑफिसर्स के गिरोह ने अंजाम दिया। और वो भी इतनी सफाई से कि तहकीकात करने वाले लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा। ये सभी पुलिस ऑफिसर्स करप्ट होने के साथ साथ हाई रैंकिंग ऑफिसर्स भी थे, जिन्होंने अपनी पावर और पोस्ट का गलत इस्तेमाल करके एक बैंक के वॉल्ट से $10 मिलियन चुरा लिए। हालांकि इस पूरी चोरी को एक परफेक्ट चोरी कहा जाने लगा, मगर इस चोरी के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से एक एक करके सभी चोर पकड़े गए। तो आखिर वो ऐसा कौन सा तरीका था जिसकी वजह से सभी पुलिस वालों ने एक परफेक्ट चोरी को अंजाम दिया, और इस चोरी के बाद ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सभी चोर पकड़े गए। कहानी शुरू होती है मैसाचुसेट्स के छोटे से शहर मेडफोर्ड से। इस शहर की कुल आबादी 60,000 थी और सन 1980 के दशक में ये शहर अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की वजह से काफी फल फूल रहा था। जहां एक तरफ लोग खरीदारी करने के लिए अच्छे खासे पैसे खर्च कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ छोटे मोटे बिजनेसमैन और दुकानदार अच्छे पैसे कमा रहे थे। इस शहर के लोग अपने कमाए हुए पैसों को रखने के लिए सबसे ज्यादा जिस बैंक पर भरोसा करते थे वो था डिपॉजिटर्स ट्रस्ट कंपनी, और ये वही बैंक था जो मेडफोर्ड का सबसे बड़ा और भरोसेमंद बैंक भी था। इस शहर के सभी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस हमेशा बुक्ड रहते, क्योंकि शहर के लोग अपना सभी कीमती सामान इन्हीं सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस में रखते थे, जिसमें गोल्ड, कैश, ज्वेलरी और कीमती कागजात भी शामिल होते थे। इस बैंक के वॉल्ट को बिल्कुल एक किले की तरह मजबूत बनाया गया था, जिसमें वॉल्ट की दीवार, जमीन और छत को लोहे की सरिया डालकर बनाया गया था, और ये दीवारें 50 सेंटीमीटर मोटी थी। इस पूरे वॉल्ट में दरवाजे से लेकर पूरे वॉल्ट के सेफ्टी बॉक्सेस और छत और दरवाजों में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से वॉल्ट में एक छुपा हुआ साइलेंट अलार्म लगाया गया था, जो सीधा पुलिस स्टेशन और अलार्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से कनेक्टेड था। जैसे ही कोई इस वॉल्ट में चोरी करने की कोशिश करता, ये अलार्म पुलिस स्टेशन और कंपनी में बजने लगता। हालांकि बैंक मैनेजमेंट ने उस जमाने के हिसाब से काफी एडवांस अलार्म सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल करवाया था, मगर वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि कानून के रखवाले ही बैंक को लूटेंगे, और उनका ये हाई सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम भी वॉल्ट में चोरी होने से नहीं रोक पाएगा। इस चोरी के मास्टरमाइंड का नाम है गेराल्ड सेलिमेंटे, जो पूरे शहर की पुलिस का कैप्टन था और बहुत ही करप्ट पुलिस ऑफिसर था। हालांकि गेराल्ड शुरुआत में एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर था और अपना काम ईमानदारी के साथ करना चाहता था, मगर उसकी नौकरी की शुरुआती दिनों में ही उसे एक सीनियर ऑफिसर के साथ रखा गया, जिसका नाम क्रोशियर था। क्रोशियर एक निहायती करप्ट ऑफिसर था, जो अपने अंडर करप्ट ऑफिसर का एक पूरा नेटवर्क चला रहा था। वो सभी करप्ट ऑफिसर्स एक दूसरे के गलत कामों को छुपाकर एक साथ मिलकर पैसे कमा रहे थे। एक रात गार्लेड एक ऑफिसर को स्टोर से लॉन चेयर चुराते हुए देख लेता है। जब वो इस बात की खबर क्रोशियर को देता है, तब क्रोशियर उसे कहता है कि वो ऐसी चीजों को नजरअंदाज कर दिया करे। तब गार्लेड को अंदाजा हुआ कि करप्शन किस हद तक पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में घुसा हुआ है। क्रोशियर गार्लेट से ये भी कहता है कि अगर वो बहुत ज्यादा ईमानदारी से काम करेगा और पुलिस ऑफिसर की कंप्लेन करेगा तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। धीरे धीरे गार्लेट भी इन करप्ट ऑफिसर की तरह बनता चला गया और वो भी अब हर गलत काम में उनका साथ देने लगा। गार्लेट को भी ये समझ आने लगा कि पुलिस बनकर चोरी करना कितना आसान है और अपनी पोस्ट का फायदा उठाकर इन सभी चोरियों के सबूत मिटाना और भी आसान है। गार्लेट अब पूरी तरह करप्शन में डूब चुका था और यही वो वजह थी कि उसने रिश्वत और चोरी के पैसों से अपने लिए एक आलीशान अपार्टमेंट रेंट पर लिया, जिसमें फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और लग्जरी का हर सामान मौजूद था। गार्लेट ने खुद को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में अपनी एक बहुत ही अच्छी इमेज बना रखी थी, जिसमें एक तरफ वो करप्शन में इन्वॉल्व पुलिस ऑफिसर को गिरफ्तार नहीं करता और दूसरी तरफ क्रिमिनल्स को किसी भी जुर्म के लिए फौरन गिरफ्तार करवा देता। यही वजह थी कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसे एक ईमानदार और काबिल ऑफिसर समझने लगा। एक बार गार्लेट ने एक बहुत ही मशहूर गैंग लीडर को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी वजह से उसे करेज मेडल से नवाजा गया। ये वो मेडल था जो किसी भी पुलिस ऑफिसर को बहुत ही बहादुरी से काम करने पर दिया जाता था। इस मेडल और पुलिस में अच्छी इमेज होने की वजह से गार्लेट की ऑफिसर रैंक बढ़ती चली गई और अब वो एक ऐसी पोस्ट पर बैठा था जहां से वो अपने करप्शन ऑपरेशंस और चोरियों को बहुत ही आसानी से अंजाम दे सकता था। गार्लेट एक दो तरह की जिंदगी जी रहा था, जहां एक तरफ पब्लिक की नजर में वो एक बहुत ही बहादुर ऑफिसर था, वहीं दूसरी तरफ वो एक बहुत ही करप्ट ऑफिसर था। इसका असर गार्लेट की पर्सनल जिंदगी पर भी देखा जाने लगा, क्योंकि एक तरफ वो शादीशुदा आदमी था और दूसरी तरफ उसने एक रखेल रखी हुई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, गार्लेट अपने करप्शन और चोरियां करने में और भी ज्यादा फियरलेस और कॉन्फिडेंट होता चला गया, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में अब उसकी रैंकिंग काफी ऊपर हो चुकी थी। इसीलिए अब वो किसी भी करप्शन और चोरी को बहुत ही आसानी से अंजाम देने लगा। अब साल 1980 का आ चुका था।
और यही वो साल था जब गार्लेट अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी को अंजाम देने वाला था। गार्लेट फैसला करता है कि वो शहर के सबसे बड़े बैंक को लूटेगा, मगर साथ ही साथ वो ये भी जानता था कि इस बैंक को लूटना इतना आसान नहीं होगा। वो अपने दूसरे करप्ट ऑफिसर्स की मदद के बिना इस चोरी को अंजाम नहीं दे पाएगा। इसी दौरान गार्लेट का सबसे करीबी जो पुलिस ऑफिसर था उसका नाम था टॉमी डहॉटी। टॉमी और गार्लेट की मुलाकात 2 साल पहले हुई थी और उन दोनों ने एक साथ मिलकर कई छोटी मोटी चोरियों को अंजाम दिया था, जिसमें सन 1978 में उन दोनों ने पुलिस डिपार्टमेंट से प्रमोशनल एग्जामिनेशन पेपर चुरा लिए थे। ये प्रमोशनल एग्जामिनेशन पेपर्स वो पेपर्स थे जिन्हें क्लियर करने पर पुलिस ऑफिसर्स को अलग अलग रैंक पर प्रमोट किया जाता था। गार्लेट और टॉमी ने इन्हीं पेपर्स की कॉपीज बनाकर उन पुलिस ऑफिसर्स को एक एक कॉपी $5000 में बेची जो प्रमोशन चाहते थे। उन दोनों ने ये कॉपी सिर्फ लोकल पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं बेची, बल्कि दूसरे स्टेट के पुलिस डिपार्टमेंट में भी इन्हीं कॉपीज को बेचा, जिसकी वजह से उन दोनों ने बहुत अच्छे पैसे कमाए। इन पेपर्स की मदद से दूसरे करप्ट ऑफिसर्स पुलिस डिपार्टमेंट में एक अच्छी रैंक पर आने में कामयाब हो गए। इस तरह से गार्लेट और टॉमी का दुगना फायदा हुआ। एक तो उन्होंने बहुत ही अच्छे पैसे कमाए और दूसरा हाई रैंक्स पर उन्हीं के करप्ट ऑफिसर बैठे थे जो करप्शन और चोरियों में उनकी मदद करते थे। सन 1980 आते आते गार्लेट और टॉमी फैसला कर चुके थे कि इस बार वो एक ऐसा हाथ मारेंगे जिसके बाद उन्हें कभी काम ना करना पड़े। तभी वो फैसला करते हैं कि वो डिपॉजिटर्स ट्रस्ट कंपनी को लूटेंगे, क्योंकि टॉमी पहले से ही इस बैंक का कस्टमर था और उसने वॉल्ट में सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स रेंट पर ले रखा था। इसीलिए गार्लेट और टॉमी में ये तय होता है कि वो दोनों एक कस्टमर की तरह बैंक के अंदर जाएंगे और टॉमी वॉल्ट के अंदर जाकर वहां की हर डिटेल को बारीकी से स्कैन करेगा और वहां के चप्पे चप्पे के बारे में इंफॉर्मेशन निकालेगा। टॉमी का प्लान था कि वो वॉल्ट के अंदर जाने के बाद वहां कितने सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस हैं और बैंक की इंटरनल सेफ्टी के बारे में पता लगाएगा जहां बैंक का सारा पैसा जमा होता है। साथ ही साथ अंदर कितने लॉक्स हैं और कहां-कहां लगे हैं इसकी भी इंफॉर्मेशन निकालेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद टॉमी गार्लेट को इस बारे में बताता है, जिसके बाद गार्लेट इस चोरी को अंजाम देने के लिए एक टीम तैयार करना शुरू कर देता है। गार्लेट टॉमी के बाद अपनी टीम में एक और करप्ट पुलिस ऑफिसर को शामिल करता है, जिसका नाम था जो बैंस। चौथा मेंबर जो इस गैंग में शामिल हुआ था उसका नाम था फ्रांसिस ओलेरी, जो पहले से ही गैंगस्टर रह चुका था और उसका चोरियां करने में काफी एक्सपीरियंस था। गार्लेट ये बात बहुत ही अच्छी तरह जानता था कि जब तक वो लोग बैंक के हाई सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम को डिसेबल नहीं करेंगे तब तक वो लोग वॉल्ट के अंदर नहीं घुस पाएंगे। इसीलिए उन्हें अपने गैंग में एक 5वें मेंबर की जरूरत थी जो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में माहिर हो और अलार्म सिस्टम को डिसेबल करने में उनकी मदद करे। इसीलिए वो अपने गैंग में एक 5वें मेंबर को शामिल करते हैं, जिसका नाम था बकी बैरेट, जो पेशे से एक प्रोफेशनल चोर था। ये वही चोर था जिसे कुछ दिन पहले ही गार्लेट ने गिरफ्तार किया था। अब उनकी 5 लोगों की एक पूरी टीम तैयार हो चुकी थी, जिसमें शामिल होने वाले लोगों के नाम थे गार्लेट, जो कि इस प्लान का मास्टरमाइंड था। दूसरा नाम था टॉमी, जो कि एक करप्ट पुलिस ऑफिसर था और गार्लेट का खास दोस्त भी था। तीसरा था जो बैंस और ये भी एक करप्ट पुलिस ऑफिसर था। चौथा था फ्रांसिस ओलेरी, जो कि एक गैंगस्टर था और 5वां था बकी, जो कि एक प्रोफेशनल चोर और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट था। टीम बनने के बाद जो सबसे पहला काम बकी को दिया गया वो ये था कि वो एक ऐसा डिवाइस बनाए जिससे वॉल्ट के अलार्म सिस्टम को आसानी से डिसेबल किया जा सके, क्योंकि इस डिवाइस को बनाने के बाद जो सबसे जरूरी काम था वो ये था कि इस डिवाइस की प्रॉपर टेस्टिंग की जाए। इसीलिए उन्हें इस डिवाइस को बनाने के बाद पूरे 2 महीने लग गए इसे चेक करने में, क्योंकि वो लोग डिवाइस को अलार्म सिस्टम के सही सर्किट से नहीं जोड़ पा रहे थे, जिसकी वजह से डिवाइस बार बार अलार्म सिग्नल को ब्लॉक करने में फेल हो जा रहा था। इस डिवाइस की टेस्टिंग का काम टॉमी को सौंपा गया, क्योंकि सेफ्टी बॉक्स रेंट पर लेने की वजह से वही वॉल्ट के अंदर जा सकता था और हर बार वो बहुत ही सफाई और चालाकी से इस डिवाइस को टेस्ट करता और कुछ देर के बाद वॉल्ट के बाहर आ जाता। डिवाइस को टेस्ट करते वक्त टॉमी बहुत ही चौकन्ना रहता, क्योंकि वायर्स को जोड़ते वक्त अगर गलती से भी अलार्म सिस्टम पर हाथ लग जाता तो वो फौरन बजने लगता और वो लोग पकड़े जाते, क्योंकि गार्डल और उसके साथ 2 और करप्ट ऑफिसर थे और वो हर वक्त अपनी वर्दी में रहते थे और अपनी पुलिस की गाड़ियों में पेट्रोलिंग करते रहते ताकि वो हर चीज पर नजर रख सके और प्लानिंग पर काम कर रहे बाकी 2 लोगों को हर आने वाले खतरे के बारे में इन्फॉर्म कर सके, क्योंकि गार्डल पब्लिक और पुलिस डिपार्टमेंट की नजर में बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। इसीलिए सभी बिल्कुल इस बात से बेखबर थे कि गार्डल ने एक टीम बनाकर अपनी चोरी की प्लानिंग शुरू कर दी है और किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं हुआ। 2 महीनों की टेस्टिंग के बाद आखिरकार टॉमी को वो सही तार और सही तरीका मिल जाता है जिससे वो इस डिवाइस को अलार्म से जोड़कर उसे डिसेबल कर सके। इस तरह वो लोग अपनी प्लानिंग का पहला पड़ाव पार कर चुके थे।
अब बारी थी वॉल्ट की छत और दीवारों की, जिन्हें लोहे की सरिया डालकर 50 सेंटीमीटर तक मोटा बनाया गया था। मगर इन छत और दीवारों में ड्रिलिंग मशीन से छेद करने में कई दिन लग सकते थे। इसीलिए गार्डल अपनी टीम के साथ मिलकर ये फैसला करता है कि वो लोग इस वॉल्ट की दीवार को डायनामाइट से उड़ा देंगे। हालांकि उन लोगों ने डायनामाइट से दीवार को उड़ाने का फैसला तो कर लिया था, मगर उनके सामने जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो थी डायनामाइट धमाके में होने वाली आवाज, जिससे लोगों का ध्यान उनकी तरफ जा सकता था। इससे निपटने के लिए वो लोग एक बहुत ही शातिर चाल चलते हैं। गार्डल और उसकी गैंग में ये तय होता है कि वो लोग इस चोरी को उस रात अंजाम देंगे जिस रात पूरा शहर मेमोरियल डे का जश्न मना रहा होगा और हर जगह बॉम्ब पटाखे फूट रहे होंगे। उनका ऐसा करने की पीछे की वजह ये थी कि अगर डायनामाइट ब्लास्ट की आवाज किसी को सुनाई भी दे तो उसे लगे कि ये किसी फटाके की आवाज है और डायनामाइट ब्लास्ट की आवाज इन फटाकों के शोर में दब जाएगी। क्योंकि इस मेमोरियल डे का जश्न फ्राइडे को मनाने जाने वाला था, इसीलिए बैंक्स फ्राइडे से लेकर संडे तक 3 दिन तक बंद रहने वाले थे। गार्डल और उसकी गैंग के लिए ये एक बेहतरीन मौका था इस बैंक को लूटने के लिए और सारा पैसा चुरा लेने के लिए, क्योंकि उनके पास पूरी 3 रातें थी जिसमें वो अपने इस पूरे प्लान को अंजाम दे सकते थे। मेमोरियल डे की पहली रात यानी कि फ्राइडे की रात को गैंग के 4 मेंबर्स जिसमें गार्डल, जो बैंस, फ्रांसिस और बकी शामिल थे, ये चारों बैंक के अंदर घुसते हैं। गैंग का 5वां मेंबर टॉमी, जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, उसे ये काम दिया जाता है कि वो बैंक के बाहर पुलिस की गाड़ी में पेट्रोलिंग करता रहे ताकि कोई भी खतरा महसूस होने पर वो उन्हें अलर्ट कर सके। क्योंकि टॉमी पुलिस डिपार्टमेंट में एक हाई रैंकिंग ऑफिसर था, इसीलिए इसका फायदा उठाकर वो उस रात पेट्रोलिंग कर रही पुलिस की गाड़ियों को अपने हिसाब से इधर उधर भेज रहा था ताकि कोई भी पुलिस की गाड़ी बैंक के आसपास ना भटके। इधर गार्डल को भी इस बात का यकीन था कि अब उनके चोरी के इस ऑपरेशन में कोई रुकावट नहीं आएगी और वो लोग अपनी चोरी की शुरुआत कर देते हैं। बैंक के अंदर घुसने के बाद गार्डल सबसे पहले बकी से कहता है कि वो अलार्म सिस्टम को डिसेबल कर दे और बकी अपना डिवाइस अलार्म सिस्टम से कनेक्ट करके उसे डिसेबल कर देता है। इस पूरी चोरी में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इन चोरों ने बैंक के अंदर घुसने के लिए बैंक के बाहर में एक शॉप से रास्ता बनाया। गार्डल और उसकी गैंग देर रात इस शॉप का दरवाजा तोड़ती है और इस शॉप में बने एक मचान के अंदर चढ़ जाते हैं। इस मचान की जो दीवार थी उसके दूसरे तरफ वॉल्ट की दीवार का ऊपरी हिस्सा था और क्योंकि इस मचान की दीवार बहुत ही कमजोर थी, इसीलिए वो लोग इस दीवार को बहुत ही आसानी से तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। इस दीवार को तोड़ने के बाद वो लोग बिल्डिंग के उस हिस्से में थे जो बिल्कुल बैंक के वॉल्ट के ऊपर था। अब गार्डल और उसकी गैंग के कदमों के नीचे कुछ पाइपलाइंस थी और उन्हीं पाइपलाइंस के नीचे बैंक की वॉल्ट की सीलिंग थी। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि वॉल्ट की दीवार और सीलिंग को लोहे की रॉड डालकर 50 सेंटीमीटर तक मोटा बनाया गया था और अब गार्डल और उसकी गैंग को इस सीलिंग को डायनामाइट से ब्लास्ट करके अंदर घुसना था। इसीलिए सीलिंग को डायनामाइट से ब्लास्ट करने के लिए सबसे पहले वो लोग सीलिंग में ड्रिलिंग मशीन से होल करना शुरू करते हैं ताकि वो लोग डायनामाइट को इन्हीं होल्स में फंसा सके। उधर टॉमी लगातार बाहर से उन सभी गैंग मेंबर्स को बाहर की हर खबर दे रहा था क्योंकि उन्हें ड्रिलिंग मशीन से होने वाली आवाज से खतरा था। इसीलिए टॉमी जब उन्हें बाहर से ग्रीन सिग्नल देता तभी वो लोग अपनी ड्रिलिंग मशीन से काम शुरू करते। अभी वो लोग अपनी ड्रिलिंग मशीन का काम कर ही रहे थे कि तभी अचानक टॉमी उन्हें वॉकी टॉकी पर ड्रिलिंग मशीन रोकने के लिए कहता है। टॉमी ने ऐसा इसीलिए कहा था क्योंकि वो देखता है कि 2 लोग बैंक की तरफ आने वाली सड़क पर चलते हुए आ रहे थे। उनके कुछ करीब आने पर टॉमी को पता चलता है कि ये वो 2 लोग हैं जिनकी बैंक के सामने एक शॉप है। हालांकि उस वक्त ज्यादातर शॉप्स तो बंद थी, मगर वो दोनों अपनी शॉप में कुछ सामान रखने और साफ सफाई का काम करने आए थे। वो दोनों जैसे ही अपनी शॉप के पास पहुंचते हैं, टॉमी फौरन उनके पास जाकर उनसे कहता है कि इस एरिया में क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई हैं और उनका यहाँ रुकना सेफ नहीं है क्योंकि एक पुलिस वाला उनसे आकर ऐसी बात कह रहा था। इसीलिए उन दोनों शॉप ओनर्स को उस पर कोई शक नहीं होता है और वो दोनों बिना कोई सवाल किए वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद टॉमी अंदर फिर से ग्रीन सिग्नल दे देता है और वो लोग अपनी ड्रिलिंग शुरू कर देते हैं। गार्डल और उसकी गैंग ने वॉल्ट की सीलिंग में ड्रिलिंग मशीन से होल किए और उन होल्स में डायनामाइट फंसाकर ब्लास्ट की तैयारी करने लगे। हालांकि गार्डल ये बात बहुत ही अच्छी तरह जानता था कि डायनामाइट ब्लास्ट की आवाज आसपास के लोग सुन सकते हैं और इससे निपटने के लिए उन लोगों ने मिट्टी से भरी बोरियों को उन डायनामाइट्स के ऊपर रख दिया। इसके 2 फायदे हुए। पहला ये कि इन बोरियों की वजन से ब्लास्ट की आवाज दब गई और दूसरा ये कि इन बोरियों के वजन से सीलिंग ब्लास्ट होते ही गिर गई। हालांकि ब्लास्ट की आवाज इतनी थी कि उसे बाहर टॉमी ने भी सुना, मगर क्योंकि मेमोरियल डे के जश्न की वजह से जगह जगह फटाके फूट रहे थे, इसीलिए किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया। इस धमाके की वजह से वॉल्ट सीलिंग में बड़ा सा गड्ढा हो गया था, मगर अभी भी सीलिंग के अंदर की लोहे की रॉड्स वैसी की वैसी
कैसी थी। गार्डल ने इसके लिए भी पहले से तैयारी कर रखी थी और अपने साथ लाई वेल्डिंग टॉर्च की मदद से वो लोग इन लोहे की रॉड्स को काटना शुरू करते हैं। हालांकि इन रॉड्स को काटने में उन्हें काफी वक्त लगा, मगर आखिरकार वो लोग इन रॉड्स को काटकर वॉल्ट के अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। इस वॉल्ट के अंदर एक बड़ा सा सेफ बॉक्स और था जिसमें बैंक अपना पूरा कैश रखता था और साथ ही साथ सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस थे जिसमें कस्टमर का कीमती सामान रखा हुआ था। गार्डल ने पूरी गैंग को 2 टीमों में बांट दिया। पहली टीम का काम था कि वो उस सेफ बॉक्स को वेल्डिंग टॉर्च से काट कर खोलेंगे जिसमें बैंक का कैश रखा हुआ था, और दूसरी टीम का काम था कि वो सभी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस के लॉक को एक एक करके तोड़ना शुरू करेंगे। गार्डल अपना पूरा ध्यान उस सेफ बॉक्स पर लगाए हुए था जिसमें बैंक का कैश था, क्योंकि वो ये बात बहुत ही अच्छी तरह जानता था कि उसे सबसे ज्यादा पैसे इसी सेफ बॉक्स से मिलेंगे। वेल्डिंग टॉर्च से बैंक के सेफ बॉक्स खोलने में उन्हें लगभग 1 घंटा लग गया, और जैसे ही गार्डल सेफ बॉक्स के अंदर जाता है उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। गार्डल को सेफ बॉक्स में महज $60,000 मिलते हैं। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि बैंक मैनेजर ने लगातार 3 दिन की छुट्टी होने की वजह से सारा कैश फेडरल रिजर्व भेज दिया था। फेडरल रिजर्व की तरफ से हर बैंक को यह हिदायत दी जाती थी कि लंबी छुट्टी होने पर ज्यादा कैश अपने बैंक में ना रखे। अब इसे गार्डल की खराब किस्मत कहें या फिर खराब प्लानिंग कि जो रात उन्होंने चोरी के लिए चुनी उसी दिन सारा कैश फेडरल रिजर्व भेज दिया गया। मगर अभी भी गार्डल और उसकी गैंग के हाथ में वो सभी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस थे जिसमें कस्टमर का बेशकीमती सामान रखा हुआ था। बैंक के अंदर घुसने से लेकर सेफ बॉक्स खोलने तक उन्हें समय का पता ही नहीं चला और धीरे धीरे आसमान में सुबह का उजाला छाने लगा। ये देख वो लोग अपना काम रोकते हैं और वापस अपने अपने घर पर लौट जाते हैं। हालांकि बैंक बंद होने की वजह से उन लोगों के पास अभी भी 2 रातें और थी, और इसीलिए वो लोग फैसला करते हैं कि अगली रात को वो लोग फिर से बैंक जाएंगे और बची हुई लूट को अंजाम देंगे। वो लोग ये सब कुछ इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ कर पा रहे थे क्योंकि बाहर से लेकर अंदर तक 2 हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर्स इस चोरी में शामिल थे। अगर ये कोई आम चोर होता तो वो दोबारा बैंक में घुसने की हिम्मत नहीं करता। दूसरी रात वो लोग फिर से उसी शॉप के रास्ते दोबारा बैंक वॉल्ट में घुसते हैं और एक एक करके सभी वॉल्ट को तोड़कर उन्हें लूटना शुरू कर देते हैं। गेराल्ड और गैंग इस बात से हैरान थे कि इन सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस में उनकी उम्मीद से कई ज्यादा कैश और ज्वेलरी निकल रहा था, क्योंकि वो लोग उस रात भी सभी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस को खोलने में कामयाब नहीं हो पाए। इसीलिए तीसरी रात वो लोग फिर से बैंक में घुसते हैं और अपनी पूरी लूट को अंजाम देते हैं। इन सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस में उनके हाथ $2 मिलियन कैश और $8 मिलियन की ज्वेलरी लगती है, जो उनकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा था। वो लोग टोटल $10 मिलियन की लूट को अंजाम देकर वहां से फरार हो चुके थे। वहां से निकलने के बाद वो लोग सबसे पहले पूरे कैश को 5 लोगों में बांट लेते हैं, जिसमें हर किसी के हिस्से में $4 लाख आते हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि वो लूटी हुई ज्वेलरी को बराबर हिस्सों में कैसे बांटेंगे। कुछ देर की बातचीत के बाद उनमें ये तय होता है कि वो इस ज्वेलरी को बेचेंगे और इसे बेचने के बाद जो पैसे हाथ आएंगे वो उसे आपस में बांट लेंगे। टॉमी गेराल्ड से कहता है कि वो इस ज्वेलरी को ब्लैक मार्केट में किसी क्रिमिनल गैंग को बेच देंगे, मगर उन्हें तब तक शांत बैठना होगा जब तक ये पूरा मामला ठंडा ना हो जाए। गेराल्ड इस पूरी ज्वेलरी को अपने गैंग के तीसरे मेंबर जो बैंस के हवाले कर देता है। इसकी 2 वजह थी, एक तो जो भी एक करप्ट पुलिस ऑफिसर था और दूसरा ये कि उसके पास ज्वेलरी को छुपाने के लिए एक सीक्रेट जगह थी। गेराल्ड सभी गैंग मेंबर से ये भी कहता है कि वो लोग अभी इन पैसों को छुपा दें और उसे खर्चा ना करें। गैंग के सभी मेंबर्स अपने अपने हिस्से को लेकर अपने घर चले जाते हैं और अब आगे क्या होने वाला है उसका इंतजार करने लगते हैं। अगली सुबह बैंक के सभी एम्प्लॉइज अपनी छुट्टी खत्म करके बैंक वापस काम पर लौटते हैं। बैंक का मैनेजर जैसे ही जाकर वॉल्ट का दरवाजा खोलता है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो देखता है कि बैंक का सेफ बॉक्स और सभी वॉल्ट खुले पड़े हैं, जिसमें से कैश और ज्वेलरी गायब है और पूरी जमीन पर बैंक कस्टमर के कीमती कागजात फैले हुए हैं। बैंक मैनेजर जब सीलिंग में हुए गड्ढे को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो फौरन इस बात की खबर FBI को देता है। FBI लोकल पुलिस को लेकर मौकाए वारदात पर पहुंच जाती है। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो ये थी कि इस लोकल पुलिस में टॉमी भी FBI के साथ आया था। वही टॉमी जो बाहर की हर खबर गैंग तक पहुंचा रहा था। टॉमी यहाँ भी FBI के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पर नजर रखे हुए था और अपना पूरा जोर लगा रहा था कि कोई भी सबूत FBI के हाथ ना लगे। गेराल्ड और उसकी गैंग ने इस पूरी चोरी को इतनी सफाई से अंजाम दिया था कि उन्होंने कोई भी सबूत या फिंगरप्रिंट अपने पीछे नहीं छोड़ा था। तहकीकात में FBI को ये पता चलता है कि ये कुछ ऐसे लोगों का काम है जिन्हें बैंक के आसपास की जगह की अच्छी खासी मालूमात है। इसीलिए उनका शक सबसे पहले बैंक एम्प्लॉइज पर जाता है, जिसमें सबसे ज्यादा शक सिक्योरिटी गार्ड पर था। कुछ दिन छानबीन होने के बाद जब FBI के हाथ कुछ नहीं लगता तब वो एक नए एंगल से ढूंढने लगते हैं, जिसमें उन्हें पुलिस डिपार्टमेंट में चल रहे करप्शन और चोरियों के बारे में भी पता चलता है।
इसी बिनाम पर एफबीआई कुछ करप्ट ऑफिसर्स पर नजर रखना शुरू कर देते हैं, जिसमें गेराल्ड और टॉमी भी शामिल थे। इनके शक के दायरे में आने की वजह ये थी कि वो दोनों चोरियों वाली रात को ड्यूटी पर थे। एफबीआई शक के बिनाम पर जब गेराल्ड से पूछताछ करती है कि वो चोरी वाली रात कहाँ था, तब वो एफबीआई को बताता है कि वो अपनी ड्यूटी खत्म करके अपनी रखेल के पास चला गया था। गेराल्ड ने अपनी रखेल का नाम इसीलिए लिया क्योंकि वो जानता था कि अगर वो ये बताएगा कि वो अपने बीबी बच्चों के साथ था तो वो पकड़े जाएगा। वो अपनी रखेल को समझा बुझाकर झूठा बयान देने के लिए राजी कर लेता है। गेराल्ड एफबीआई को बताता है कि उस रात वो ड्यूटी के बाद बारबरा हिकी के पास चला गया था। जैसा कि गेराल्ड ने बारबरा को पहले से ही समझा दिया था कि उसे एफबीआई के सामने क्या बोलना है, इसीलिए जब एफबीआई ने बारबरा को पूछताछ के लिए बुलाया तो बारबरा ने एफबीआई को यही बताया कि उस रात गेराल्ड ड्यूटी खत्म करके उसके पास आया था। इस तरह अपने लिए झूठी गवाही दिलवाकर गेराल्ड ने अपने लिए झूठा गवाह खड़ा कर लिया। अब एफबीआई दूसरे पुलिस ऑफिसर्स, बैंक एम्प्लॉइज और आसपास के शॉप ओनर से भी पूछताछ शुरू करती है, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगता। उधर गेराल्ड और टॉमी भी एफबीआई के हाथ कोई सबूत ना लगता देख खुद को सेफ महसूस करने लगते हैं। एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन हफ्तों से महीनों में और महीनों से सालों में बदल गई, मगर ये केस वैसे का वैसा ही रहा। ऐसा लग रहा था जैसे ये केस कभी सुलझेगा ही नहीं और किसी फाइल में दबकर बंद हो जाएगा। हालांकि इस चोरी के बाद गेराल्ड बिल्कुल शांत बैठ गया था, मगर उसके दो करप्ट ऑफिसर साथी टॉमी और जो कुछ ऐसी बेवकूफी कर बैठते हैं जिसकी वजह से इस पूरी चोरी का पर्दाफाश हो गया। क्योंकि गेराल्ड ने गैंग को हिदायत दी थी कि वो पैसे अभी खर्च ना करें, मगर टॉमी और जो ने इन पैसों को कोकीन और औरतों पर खर्चा करना शुरू कर दिया। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि गेराल्ड ने सारी ज्वेलरी जो बैंस के पास में रखवा दी थी ताकि केस ठंडा होने के बाद उसे ब्लैक मार्केट में बेच सके, मगर जो ने ज्वेलरी का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। जो अक्सर अपनी गर्लफ्रेंड और दूसरी औरतों को इस ज्वेलरी में से तोहफे देने लगा और यहाँ तक कि उसने इसे धीरे धीरे बेचना भी शुरू कर दिया। ये बात जैसे ही टॉमी को पता चली, उसने इस बारे में जो से पूछा, जिसके बाद उनकी बातचीत लड़ाई में बदल गई और टॉमी ने जो पर अपनी राइफल से गोली चला दी। उन दोनों की इसी गलती की वजह से पूरी मास्टरमाइंड चोरी एक्सपोज हो गई। जो को गोली मारने के बाद पुलिस टॉमी को गिरफ्तार कर लेती है और इस फायरिंग में गोली लगने के बाद भी जो बच जाता है। क्योंकि फायरिंग का मामला दो पुलिस ऑफिसर्स के बीच था, इसीलिए केस स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट को दिया जाता है। स्टेट पुलिस अपनी तहकीकात में क्राइम सीन के साथ साथ टॉमी और जो की गाड़ियों की तलाशी भी लेती है। इसी तलाशी में पुलिस को जो की कार से एक बैग मिलता है जिसमें चोरी हुई ज्वेलरी थी और साथ ही साथ 1 किलो कोकीन भी मिलता है। जो की कार से ज्वेलरी और कोकीन मिलने के बाद इस पूरे केस का रुख बदल गया और पूरे 1 साल के बाद ये पहली कामयाबी थी जो बैंक लूट के बाद पुलिस के हाथ लगी थी। उधर गेराल्ड को जब टॉमी और जो के बारे में पता चला तब उसे समझने में देर नहीं लगी कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। जहां वो एक तरफ इस केस के ठंडा होने का इंतजार कर रहा था, वहीं उसके दो साथियों की बेवकूफी की वजह से ये केस फिर से सुर्खियों में आ गया। कुछ हफ्ते के बाद जो को गोली मारने के केस में टॉमी का कोर्ट ट्रायल शुरू होता है। इस ट्रायल के दौरान जो भी कोर्ट में मौजूद था, जिसे चश्मदीद गवाह के तौर पर लाया गया था, टॉमी का वकील जज से कहता है कि जो की कार से कोकीन और चोरी हुई ज्वेलरी बरामद हुई है और क्योंकि जो खुद एक ड्रग यूजर है और चोर भी, इसीलिए उसकी गवाही की ना तो कोई अहमियत है और ना ही कोर्ट में मान्य है। वकील की इस दलील के सामने जो कुछ ऐसे खुलासे करता है जिसे सुनकर पूरा कोर्ट हैरत में पड़ जाता है। जो कोर्ट में ये कबूल करता है कि वो एक ड्रग यूजर है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि मेमोरियल डे की रात उसने डिपॉजिटर ट्रस्ट बैंक को लूटा था जिसमें उसका साथ टॉमी ने दिया था और ये ज्वेलरी उसी बैंक की है। ट्रायल में टॉमी को गोली चलाने का दोषी पाया जाता है और उधर एफबीआई भी जो को अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर देती है। इसी दौरान एफबीआई उसके सामने एक डील रखती है कि अगर वो इस चोरी की सारी इंफॉर्मेशन देगा तो वो उसकी सजा को कम करवा देंगे, जिसके लिए जो फौरन राजी हो जाता है। जो एफबीआई को बताता है कि इस चोरी के मास्टरमाइंड का नाम गेराल्ड है और उसकी एक रखेल भी है जिसका नाम बारबेर है। एफबीआई दोबारा बारबेर से पूछताछ करती है और उसे इस बार हर तरह की प्रोटेक्शन देने का वादा करती है। इसके बाद बारबेर उन्हें बताती है कि गेराल्ड उस रात उसके घर आया था, मगर उसके कपड़े पूरी तरह मिट्टी से सने हुए थे। बारबेर के इस बयान के बाद एफबीआई गेराल्ड को गिरफ्तार कर लेती है, मगर गेराल्ड को इस बात का यकीन था कि उसने अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ा है और वो एक अच्छा वकील अपॉइंट करके खुद को बचा लेगा। कोर्ट पहुंचने के बाद गेराल्ड को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसने अपनी रखेल बारबेर को अपने सामने कटघरे में खड़ा देखा। बारबेर ने कोर्ट में बताया कि चोरी वाली रात गेराल्ड मिट्टी से सना यूनिफॉर्म पहनकर उसके घर आया था और साथ ही उसके कैरेक्टर के बारे में भी बताया कि वो कितना बड़ा करप्ट ऑफिसर है। बारबेर ने ये भी बताया कि गेराल्ड उसे अक्सर कहता था कि वो एक बार में ऐसा हाथ मारेगा जिसके बाद उसे कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गेराल्ड का वकील इससे पहले बारबेर से कोई सवाल जवाब करता, एफबीआई ने जो को कोर्ट में पेश कर दिया।
क्योंकि जो कि FBI से सजा कम करने की डील हुई थी, इसीलिए वो कोर्ट को पूरे चोरी के ऑपरेशन के बारे में बताता है और इसमें शामिल सभी लोगों के नाम भी बताता है, जिसके बाद कोर्ट गार्लेट, टॉमी, फ्रांसिस और बकी को 30 से 40 साल की सजा सुनाती है। ये थी कहानी उन पुलिस ऑफिसर्स की जिन्होंने अमेरिका की एक लगभग परफेक्ट बैंक रॉबरी को अंजाम दिया, मगर अपने ही साथियों की बेवकूफी की वजह से वो पकड़े गए। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और क्राइम स्टूडियोज चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।